जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मंगलवार 29 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, षष्ठी, विक्रम संवत 2079 पुण्याक अंक है। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। बगैर समय नष्ट किए हुए फ्रेंड्स काम पे लगते हैं। गया बोध गया में भी हर घर गंगा जल की आपूर्ति शुरू हुई है। 81,000 घरों को पाइपलाइन के जरिए गया बोध गया में मिलेगा गंगा का जल। मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, कहा कुछ महीने में नवादा में भी गंगा का पानी उपलब्ध होगी। उपलब्ध गंगा का पानी जल उपलब्ध होगा। राजगीर के बाद अब गया और बोध गया के घरों में गंगा जल की आपूर्ति पेयजल के रूप में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इस योजना का शुभारंभ किया। बोध गया स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर काफ़ी जल संकट था। गर्मी के दिनों में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर ही गंगा जल की आपूर्ति शुरू की गई है। मस्ट वीआई है, इनको ध्यान में रखिए आप लोग। छठे चरण की शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट ने रोक हटाई। छठे चरण में जो बचा हुआ सीट था उस पर रोक लगी थी। कुछ वजह थी। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जारी किया था आदेश रोकने की। पटना हाई कोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक को वापस लेते हुए केस के प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने बहाली पर लगाए गए रोक आदेश को वापस ले लिया। हालांकि हाई कोर्ट ने केस के अंतिम आदेश पर बहाली निर्भर करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि एसटीईटी की बात हो रही है। एसटीईटी सेकेंडरी टीचरिटी टेस्ट हाई स्कूल की टेस्ट प्रणाली होती है बिहार में। जो हाई स्कूल की यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, तो एसटीटी ही क्लियर है। एसटीटी मतलब होता है 2011 की बात है। 2011 में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित के बारे में, अप्रशिक्षित जो बीएड नहीं कर चुके थे, अप्रशिक्षित उम्मीदवारों ने बाद में विभिन्न सत्रों में बीएड की परीक्षा पास करने के आधार पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर आपत्ति उठाते हुए केस दायर किया था। कोर्ट ने गत 15 सितंबर को बहाली पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर को एक आदेश जारी कर नियोजन की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र के वितरण पर रोक लगा दी थी। अब हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। टीचर का एसटीटी हो या टीटी हो, इतना वैकेंसी खाली है, काफ़ी वैकेंट है वहाँ सीट। वाहन ने 2 युवकों को रौंदा, एक की मौत, एक गंभीर। ऋतुराज ने जड़े एक ओवर में 7 छक्के। विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में सोमवार को महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के जड़ लिस्ट ए यानी वनडे क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने पारी के 49वें ओवर में उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह की गेंद पर यह इतिहास रचा। 1 ओवर में 6 ही बॉल होता है, मतलब 1 नो बॉल दिया होगा और उस पर भी छक्का पड़ा है। क्योंकि 1 ही ओवर की बात हो रही है। सुविधा पटना में 5G की सेवा शुरू हो चुकी है। लाभ लीजिए। बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के बारे में है।
5G सेवा शुरू हो चुकी है, लेकिन किन्होंने दिया है? भारत की निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल ने सोमवार से पटना में अत्याधुनिक 5G सेवाएं एयरटेल का शुरू हो चुका है। पटना साहिब गुरुद्वारा, पटना रेलवे स्टेशन, डाक बंगला, मोरिया लोग, बेली रोड, बोरिंग रोड, सिटी सेंटर मॉल, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया सहित कुछ चुनिंदा जगहों पर लाभ ले सकेंगे। कॉलेजियम से भर्ती फाइलें रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। क्या कैसे हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कई सेशन में, नाराजगी अधिकतम 4 माह में फैसला लेना है। अधिकतम 4 माह में फैसला लेना है। 4 माह में फैसला लेना है। 1.5 साल से केंद्र ने अटकाया। कॉलेजियम से भेजी फाइलें रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 11 नामों को केंद्र ने दोहराने के बावजूद स्वीकृति नहीं दी। जिसका डर था वही हुआ। एक बार सेंटर ने लौटा दिया। जिसका डर था कि फिर कॉलेजियम सिस्टम ने कहीं उसी फाइल को भेज दिया रिकमेंडेशन, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उस पर भी अटका दिया। ये आगे के लिए अच्छी सूचना नहीं है। जिसका डर था, हम लोगों ने बात भी किया था, यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। निर्णय बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ है। फ्रेंड्स, 11 नामों को केंद्र ने दोहराने के बावजूद स्वीकृति नहीं दी। केंद्र का रवैया नियुक्ति के तरीके को विफल करने वाला है। कोर्ट, केंद्र का रवैया नियुक्ति के तरीकों को विफल करने वाला है। 4 महीने की अधिकतम सीमा है, लेकिन 1.5 साल हो गया, सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं है। हमने अवमानना नोटिस जारी करने में धैर्य रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि अवमानना नोटिस गवर्नमेंट को दिया तो ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा धैर्य ही रख लिया जाए। दोनों के बीच जो इतने बड़ा कॉलेप्स और इतना कम्युनिकेशन गैप जो है, ऐसे हालात क्रिएट होने से गैप बढ़ेगा, डिस्प्यूट्स बढ़ेगा और लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अटॉर्नी जनरल एजी ने कहा कि वह कोर्ट की भावना से सरकार को अवगत करवा देंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। जस्टिस कौल की पीठ बेंगलुरु लॉयर्स एसोसिएशन की 2021 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम की सिफारिशों के दोहराने के बावजूद 11 नामों को केंद्र सरकार ने क्लियर नहीं किया है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी पर सोमवार को नाराजगी जताई और कहा कि यह नियुक्ति के तरीके को प्रभावी रूप से विफल करता है। 4 महीने की अधिकतम सीमा है, लेकिन 1.5 साल हो गया है। सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं है। हमने अवमानना नोटिस जारी करने में धैर्य रखा हुआ है। जस्टिस एसके कौल और एएस ओका की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। समय सीमा का पालन करना होगा। जस्टिस कौल ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस तथ्य से नाखुश है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम को मंजूरी नहीं मिली है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम को मंजूरी नहीं मिली, ऐसा लगता है, नाखुश है, नहीं मिली है। लेकिन यह देश के कानून का पालन नहीं करने की वजह नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने 2015 के अपने फैसले में NJAC एक्ट 2015 के अपने फैसले में NJAC एक्ट और संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 99वां संशोधन 99th संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था अधिनियम 2014 को रद्द कर दिया था। कब? 2015 में। यह अधिनियम कब बना था? 99th अमेंडमेंट जब 2014 में हुआ था तो शीर्ष अदालत ने 2015 में इसको रद्द कर दिया था।
रद्द कर दिया था। हम सभी जानते हैं इसको रद्द कर दिया गया था, क्योंकि रद्द इसलिए किया गया था, इस बिहाफ पे किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये स्ट्रक्चरल ढांचा जो है, आप मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट करें लेकिन स्ट्रक्चरल ढांचा में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये कोर कमेटी जो होगी उस पर, जैसे कानून कोई बन गया तो उसकी समीक्षा भी कोई आयोग करते हैं, आयोग गठित होती है, समीक्षा कर देगी ये कानून यदि संसद में पारित हो गया क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि स्ट्रक्चरल ढांचा से, स्ट्रक्चरल जो उसका ढांचा है, मूल संविधान के मूल जो स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है, उसको बिगाड़ना किसी के हाथ में नहीं है, किसी को ये अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि संविधान का जो गार्डियन होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट, जिससे शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले मौजूदा न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली बहाल हो गई थी। पीठ ने सवाल किया, तंत्र कैसे काम करता है? हम अपना रोष पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। यह मुझे प्रतीत होता है, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार नाखुश है कि एनजेएसी को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन यह सही नहीं है। सरकार कुछ नामों को मंजूरी दे देती है और कुछ को रोक लेती है। कॉलेजियम जब नामों की संस्तुति करता है तो कुछ सोच समझकर करता है, कोर्ट का कहना है। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू, हम लोग जानते हैं का बयान क्या था। पीठ ने सुनवाई के दौरान कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी के टीवी इंटरव्यू का संज्ञान लिया, जिसमें वह जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि कानून जब तब है तब तक उनका पालन होना चाहिए, भले ही वह किसी को पसंद हो या नहीं। अदालत का कहना है, आपको किसी नाम पर आपत्तियां हैं तो बता सकते हैं, लेकिन फाइल पर बैठ नहीं सकते। पीठ ने कहा, हम प्रेस रिपोर्टों को सामान्यतया नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यह उस व्यक्ति की ओर से आया है जो उच्च स्तर पर बैठा है। यह नहीं होना चाहिए था। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कार्रवाई कर सकते हैं। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप देखें क्या हो सकता है, हमें न्यायिक फैसला लेने के लिए मजबूर ना करें। ये कोर्ट का अपना वक्तव्य था। जर्मनी ने जिंदा रखी विश्व कप की उम्मीदें। ग्रुप ई का मैच है फ्रेंड्स। जर्मनी, जापान, स्पेन, कोस्टारिका एक ही इसमें है, ग्रुप में, ग्रुप ई में। कैमरून ने हार बचाई। ग्रुप जी की मैच है कैमरून का। नीदरलैंड और कतर के बीच होगा मुकाबला, ग्रुप ए का मैच। और संतोष का सैलाब चीन की राजधानी तक पहुंचा, ऐसे शुरू हुआ विरोध। चीन में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों का असंतोष राजधानी बीजिंग तक फैल गया। 9 शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं। इस बीच चीन में सोमवार को संक्रमण के करीब 40,000 नए केस सामने आए। बीजिंग से लेकर शंघाई तक कथित तौर पर लोग न्यू कोविड नीति के विरोध में। बीजिंग और शंघाई ये दोनों कैपिटल है, एक कैपिटल है और दूसरी इकोनॉमिक कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल होता है, इंडिया में भी है, मुंबई और दिल्ली, इकोनॉमिक कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। शिनजियांग के उरुमकी में आग से हुई मौतों पर शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन चेंगदू, ग्वांगझू और वुहान में, वुहान जहाँ से कोविड फैला था, सेंटर वुहान में भी फैल गया क्या, विरोध में फैल गया, जहाँ के निवासियों ने कोविड प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया। बहुत बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं अभी चाइनीज।
हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू, भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि हम छोटे स्तर पर समाज को संगठित करेंगे, सबको लाभ लेकर चलेंगे और यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। लेकिन कहा है कि कई देश जागरूक समाज के कारण ही ऊपर उठे हैं। वर्षों तक उस समाज के लोगों ने जागरूक होकर अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के साथ काम किया है। इसका परिणाम आया कि आज वह दुनिया के उन्नत देश है। भारत को भी इसी तरह अपने को तैयार करना पड़ेगा। वे सोमवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आरएसएस के नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हमारी विविधता के बावजूद सभी को जोड़ने वाला वह सूत्र हिंदुत्व है। सूत्र के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए अदरवाइज ना लें, मुझे भी लगा कुछ उटपटांग, लेकिन सूत्र के बारे में कहा जा रहा है। देखिए स्पष्ट क्लियर है। हमें ऐसा मजबूत भारत खड़ा करना है जिसकी और कोई बुरी नज़र नहीं डाले। उन्होंने कहा कि पश्चिम के मूल्यों की तुलना में हमारे मूल्य अलग हैं। कंपैरेटिवली देखें इनको। क्योंकि वक्तव्य रहता है कुछ और, लिखा जाता है कुछ और, समझा तो कुछ और ही जाता है। इसलिए इस चीज़ों को एज यूजुअल जैसा कहा गया है बस उसी तरह से लें ताकि और लोगों को परेशानी ना हो। शराब तस्कर सुनील व दोरजी की कंपनियों में बिहार से भेजे 20 करोड़ नगद। सिंडिकेट से जुड़े कईयों की नाम। शराब तस्कर सुनील भारद्वाज, शराब तस्कर फुनसो दोरजी करीमी। गया स्थित विष्णुपद मंदिर में सोमवार को पूजा करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा व अन्य। सीएम उद्यमी योजना में 2000 को मिलेगा सहायता, 2000 को सहायता मिलेगा अवसर। स्टार्टअप व मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर से लिए जाएंगे आवेदन। देखिए, नए और परंपरागत उद्योगों के लिए युवाओं को मिलेगा अवसर। उद्योग विभाग की दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं में हो सकेंगे शामिल। स्टार्टअप योजना में नए आइडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में परंपरागत उद्योगों के लिए सहायता भी है। 48 ट्रेंडों के लिए उद्यमियों को सहायता राज्य सरकार देगी। 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती, इसमें 50% अनुदान होता है। आवेदन के पूर्व नए और परंपरागत उद्योगों के बीच फर्क समझे युवा। आवेदन करने से पूर्व मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस बार 8000 आवेदन स्वीकृत होंगे। इसमें 2000 उद्यमियों का चयन वस्त्र, चमड़ा एवं फूल से जुड़े उद्यमों के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। कुल 48 ट्रेड के लिए उद्यमों को सहायता राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री उद्यमी में अनुसूचित जाति, जनजाति, युवा, महिला की श्रेणियां पहले की तरह तैयार की जाएंगी। हालांकि यह योजना सभी वर्ग के लिए है। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, इसमें 50% अनुदान दिया जाता है। बिहार में स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। कोई भी युवा उद्यमी शुरू करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। दोनों योजनाओं के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने राज्य के युवाओं से नए उद्योग शुरू करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप योजना के तहत नए उद्योग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि परंपरागत उद्योगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सहायता दी जाएगी। स्कूल कॉलेजों में पीने के लिए गंगा जल उपलब्ध कराएं।
सीएम के निर्देश, कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में पीने के लिए गंगा जल उपलब्ध कराएं। हम लोग काम करते हैं, कुछ लोग बकवास करते हैं। तेजस्वी। पटना में एयरटेल की 5G प्लस सेवा शुरू हो चुकी है, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। मंत्री संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर तक दें। राशि खर्च करने में कई जिले उदासीन हैं। ईमानदारी से शराब बंदी लागू हो। पशुपति पारस जी। नए सिस्टम से भुगतान की खामी शीघ्र दूर करें। अवध बिहारी चौधरी कौन है? विधानसभा अध्यक्ष। याद रखिए, इनको ध्यान रखिए। एक प्लेटफॉर्म पर होंगे स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी 40 ऐप। स्वास्थ्य विभाग के सभी मोबाइल एप्लीकेशन अब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। राज्य के 2 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसका विस्तार अन्य जिलों में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने अभी केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित 40 मोबाइल एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। इसमें 17 एप्लीकेशन निष्क्रिय हो चुके हैं, 23 अब भी सक्रिय हैं, लेकिन ये सभी ऐप एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं। ऐसे में जब एक ऐप से दूसरे की जानकारी लेनी पड़ती है तो उसके लिए अलग से मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान का संपादकीय। पड़ोस में खींचतान का कोई अंत नहीं। इमरान खान ने प्रांतीय विधानसभाओं से अपने विधायकों के इस्तीफे की घोषणा जरूर की, लेकिन इसे भी उनकी बहुत सारी खाली पीली धमकियों की तरह ही लिया जा रहा है। विभूति नारायण राय, पूर्व IAS अधिकारी। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से जो कुछ घटा वह अप्रत्याशित था तो सिर्फ इतना कि सारे रहस्य और तनाव के बीच अंत किसी फुलझड़ी सा हुआ। भारतीय पाठकों को यह अजीब लगेगा कि 3 महीने तक पाकिस्तानी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सिर्फ एक सेनाध्यक्ष की तैनाती के इर्द गिर्द घूमता रहा, और वह तैनाती थी सेनाध्यक्ष के रूप में किसी लेफ्टिनेंट जनरल की तरह की। उन्हें यह भी दिलचस्प लगेगा कि इस बीच बहसों के दौरान भारत का जिक्र एक टिप्पणी के साथ आता रहा कि ज़्यादातर भारतीयों तो अपने वर्तमान सेनाध्यक्ष का नाम तक नहीं जानते और पाकिस्तान की इस नियुक्ति को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाए हुए हैं। हर वह व्यक्ति जो पाकिस्तानी समाज व राजनीति में दिलचस्पी रखता है जानता है कि क्यों सेनाध्यक्ष का पद वहाँ सबसे ताकतवर और गृह, विदेश या रक्षा संबंधी अनेक मामलों में अंतिम फैसला लेने वाला ओहदा होता है। देश में खास तरह का तनाव तो पिछले 8 महीनों में चल रहा था। अब इमरान खान की सरकार राष्ट्रीय असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के चलते गिर गई थी। एक अपरिपक्व खिलाड़ी की तरह हर बार गलत चाल चलने वाले इमरान ने इस बार जीवन की सबसे बड़ी गलती की और खुलेआम फौज पर हमला करना शुरू कर दिया। यह किसी से छिपा नहीं कि एक राजनेता के रूप में इमरान की छवि को सेना ने ही पिछले 2 दशकों में बाकायदा एक प्रोजेक्ट की तरह गढ़ा था। 2018 के आम चुनाव में उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी के लिए दूसरे दलों से जीत सकने वाले उम्मीदवारी को जो तोड़ने और निर्वाचन बूथ के अधिकारियों को प्रभावित करने को लेकर धन व बाहुबल की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी सेना ने उठाई थी। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसके बावजूद उन्हें स्पष्ट बहुमत न मिला तो सेना ने अपने प्रभाव वाले कई क्षेत्रीय दलों से PTI का गठबंधन करा, इमरान की सरकार बनवा दी। पर जल्द ही सेना को महसूस होने लगा कि इमरान किसी गरम आलू की तरह है जिन्हें देर तक मुंह में नहीं रखा जा सकता और उगलने में भी कम रुसवाई नहीं है। 3 साल में जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और कूटनीतिक महाज पर पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ गया, तब सेना को होश आया कि सारी असफलताओं का ठिकरा तो उसी पर फूट रहा था। यह एहसास होने पर कि उन्होंने सदन के बहुमत का विश्वास खो दिया, इमरान ने बेशर्मी से फौज से जरूरी संख्या बल जुटाने की मांग
शुरू कर दी। और जब सेना ने खुद को और राजनीतिक और न्यूट्रल कहा तो इमरान और उसकी सोशल मीडिया सेल ने फौज को जानवर, मीर जाफ़र, मीर बाकी और न जाने क्या क्या कहा। पहले तो फौज हक्का बक्का रह गई, पर फिर जमीन में एड़ियां गड़ाकर उसने खुद पर लगे आरोपों का जवाब देना शुरू कर दिया। इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिनमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से इमरान खान को झूठा घोषित कर दिया। उसके मुताबिक दिन में सेना को गरियाने के बाद रात के अंधेरे में इमरान या उसके दूत सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा से मुलाकात करते हैं और अनुरोध करते हैं कि फौज सरकार पर दबाव बनाए और जल्द चुनावों की तारीखें तय करें। इसी बीच जनरल बाजवा के रिटायरमेंट की तारीख 19 नवंबर करीब आई तो उन्होंने यह भी मांग की कि नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति उनकी सहमति से की जाए, अन्यथा जनरल बाजवा को चुनावों पर सेवा विस्तार देकर रखा जाए और नया प्रधानमंत्री अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त करे। अपनी कोई भी इच्छा पूरी न होते देख इमरान ने आखिरी हथियार के रूप में लॉन्ग मार्च की घोषणा कर दी, जिसके तहत लाखों समर्थकों के साथ उन्हें इस्लामाबाद घेर कर तब तक बैठना था जब तक सरकार अगले चुनाव की तारीख न दे दे। पर वह भूल गए कि पाकिस्तान में कोई लॉन्ग मार्च फौज के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकता। इमरान की लॉन्ग मार्च के शुरू होते ही ऐसी प्रत्याशित और अप्रत्याशित घटनाएं घटी जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। सेना का समर्थन खत्म होने के बाद इमरान की गतिविधियां पंजाब व खैर पख्तूनख्वा तक सीमित रह गई। उनका लॉन्ग मार्च भी लाहौर से रावलपिंडी के बीच ही निकल सका और बिना कोई लक्ष्य हासिल किए विसर्जित हो गया। इस बीच संयुक्त मार्च की सरकार में अंतिम फैसला लेने वाले लंदन में निर्वासित बैठे नवाज शरीफ ने स्पष्ट कर दिया था कि अगले सेनाध्यक्ष की नियुक्ति उनकी मर्जी से ही होगी। सारी बंदर घुर्कियों के बावजूद उन्होंने लगभग प्रत्याशित ढंग से जनरल आमिर मुनीर को नया सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जनरल आमिर इमरान के प्रधानमंत्रित्व काल में DG ISI थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके पारिवारिक सदस्यों के भ्रष्टाचार की जानकारी देने का दुस्साहस किया था। नतीजतन उन्हें हटा दिया गया। इमरान की नापसंदी जग जाहिर थी, इसलिए आश्चर्य नहीं कि जनरल आसिम मुनीर को नया सेनाध्यक्ष बना दिया गया। और प्रत्याशित तो वह पटापेक्ष है जो सनसनी से भरपूर इस पूरे घटनाक्रम के अंत में हुआ। इमरान खान, उनकी पार्टी के सदस्य और देश के राष्ट्रपति आरिफ अलवी या दूसरे जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा को उत्तराधिकारी सौंपने की पैरवी करने वाले निवर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा समेत सभी ने बिना किसी न किसी नुक्कड़ के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। देख लीजिए, स्पोर्ट्स। जर्मनी को जिंदा रखी विश्व कप की उम्मीदें। जर्मनी ग्रुप ई का मैच है, स्पेन खेला 1-1 से ड्रॉ। अब कोस्टारिका को हराना होगा। स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी और जापान ग्रुप ई में है, मैच सामने है। आज का मुकाबला किनके? इक्वाडोर और सेनेगल। ग्रुप ए का नीदरलैंड, कतर ग्रुप ए का मैच। ईरान, अमेरिका ग्रुप बी का। वेल्स, इंग्लैंड ग्रुप बी का। देख लीजिए, टाइमिंग एंजॉय कीजिए। ग्रुप ई के समीकरण रोचक हैं। जर्मनी और स्पेन दोनों अंतिम मैच में जीतेंगे हैं तो आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड है। अबू बकर के दम पर कैमरून ने हार बचाई है कि कोच बने क्या अकरम ने लिस्ट ए के इतिहास में दूसरी बार 43 रन बने, एक ओवर में 43 रन बने। सच्चा के 42, 7 छक्के यदि लगे तो 42 रन प्लस एक नो बॉल 43 रन। चलिए, क्या कुछ है, यहाँ भी है कुछ, देख लीजिए रिपोर्ट कार्ड में। सचिन पायलट कांग्रेस की पूंजी राहुल।
दोनों, गहलोत भी और सचिन पायलट भी राजस्थान में उठा पटक, राहुल उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में होने का वक्तव्य है। अमेरिका के मैरीलैंड काउंटी में रविवार शाम बिजली के तारों में फंसा विमान। मेघालय में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी एनसीपी के 2 और विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक ने सोमवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और सचिव एंड्रयू सिमोन्स ने बताया कि एनसीपी विधायकों फेरलिन संगमा, बेनेडिक मारक, टीएमसी के एचएम सांगपियांग ने विधानसभा अध्यक्ष मिटवा लिंगदो को अपना इस्तीफा त्यागपत्र सौंपा। याद कर लीजिए, मेघालय की बात हो रही है। राजधानी शिलोंग है, हम सभी जानते हैं। निफ्टी ने रचा इतिहास, ऊंचाई पर सेंसेक्स निफ्टी 25 का 28 नवंबर का कंपैरेटिव स्टडी। ओटीपी के जरिए ही एटीएम से नकदी मिलेगी। अब नकदी लेनी है तो ओटीपी को आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है। पूर्वोत्तर में हवाई रेल संपर्क बढ़ाना, असली भारत जोड़ो। पूर्वोत्तर की बात है, सिंधी बिल्कुल, और ये बहुत हद तक ऑन द वे है। निवेश पर हुई चर्चा, भारत फ्रांस के बीच रक्षा निवेश में हुई है चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो के साथ चौथी भारत फ्रांस वार्षिक वार्ता। कौन सी? चौथी भारत फ्रांस वार्षिक वार्ता डिफेंस के सेक्टर में। मेक इन इंडिया और निवेश पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय रक्षा और रक्षा उद्योगों सहयोग के मुद्दे की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की गई। बहुमत के लिए 138 सीट चाहिए, 275 सीट पर चुनाव होने, 85 सीट जीती है सत्तारूढ़ गठबंधन। किसी को नहीं मिला है, हमने चर्चा भी किया था। देखिए गठबंधन क्या कुछ गुल खिलाता है, किसकी गठबंधन किधर बनती है। बुध की धरती पर पहुंची है गंगा मैया, हम लोगों ने चर्चा किया। जीएसटी मुआवजे का 17,000 करोड़ केंद्र ने जारी किया, बिहार के हिस्से का 91 करोड़ रुपये। जीएसटी मुआवजे का 17,000 करोड़ केंद्र ने किया जारी, बिहार के हिस्से आए सिर्फ 91 करोड़। 17,000 करोड़ जो जारी किया उसमें से बिहार को 91 करोड़ मिला है। पड़ोसी राज्यों को मिला राशि, बिहार को 91, झारखंड को 338, उत्तर प्रदेश को 1202, पश्चिम बंगाल को 814। मुआवजा मिला 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 मुआवजा। अब तक बिहार को मिली जीएसटी का भुगतान देखिए 91, 21-22 में 3500, 20-21 में 439, 19-20 में 3525। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में चर्चा किया। परिवारवाद की परिधि में अब भी कांग्रेस, प्रभु चावला जी का कहना है। देखिए वाजपेयी के प्रिय थे अली सरदार जाफरी, कृष्ण प्रताप सिंह, अली सरदार जाफरी 29 नवंबर 1913 से 1 अगस्त 2000 को देहांत हुआ उनका 2000 ईस्वी में। देखिए वाजपेयी चाहते थे कि जाफरी भी शिष्टमंडल का हिस्सा बने। उन्हीं दिनों
सरहद नाम से जाफरी का आखिरी संग्रह प्रकाशित हुआ था। वाजपेयी का अरमान था कि जाफरी उनकी यात्रा में शामिल हो और अपना पैगाम सरहद के उस पार पहुंचाए, लेकिन जाफरी की शारीरिक असमर्थता उन पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि उनके लिए यह यात्रा करना संभव नहीं हो सका। स्पोर्ट्स में बस इतना ही। देश विदेश की जिनपिंग विरोधी प्रदर्शन हम लोगों ने चर्चा किया, डिटेल चर्चा देख सकते हैं। कारोबार जगत नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सबसे पसंदीदा स्थान उपराष्ट्रपति धनकर। सात प्रतिशत किया S&P ने आर्थिक वृद्धि दर। डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट GDP को 7% किया। इसका मतलब इससे पहले 7.3% उन्होंने आकलन किया था, तो घटा के 7%। जो भी है, जो भी होगा फ्रेंड्स, एग्रीगेटली वो रेफरेंस के तौर पे एग्रीगेट चारों क्वार्टर का मिलेगा, हम लोग बिल्कुल देखेंगे, समीक्षा करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। रोग हट चुका है छठी चरण की। दैनिक जागरण का संपादकीय से पहले जबरन मतांतरण रोकने को कदम उठाएं, मतांतरण ना करें, कोर्ट का कहना है। ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के कैप्टन। रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा है। फुटबॉल विश्व कप में हार पर बेल्जियम और नीदरलैंड में दंगे हुए। बेल्जियम और नीदरलैंड में, ग्रुप ए में नीदरलैंड था और ग्रुप एफ में बेल्जियम था। बेलक मोरेशिया एफ में था। काफ़ी क्रेजी, जैसे इंडिया में क्रिकेट है ऐसे ही नीदरलैंड और बेल्जियम में फुटबॉल है फ्रेंड्स। कुछ नहीं कहा जा सकता है। काफ़ी क्रेजी पीपुल होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, हम सभी जानते हैं, क्योंकि उनमें इतनी खर्च होती है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस उतनी ही ज़्यादा होती है। जहाँ जितने एक्सपेंस होगी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही ज़्यादा होती है। नेचुरली ऐसा होता है, किसी को दोष नहीं ठहरा सकते। लेकिन मैच है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह भी लीजिए। हमेशा एक टीम ही जीतती नहीं रह सकती, जीत हार लगा रहता है, इसलिए खेल को खेल की तरह लेनी चाहिए। हाँ, जीत में आप साथ हो तो हार में भी साथ रहो, साथ छोड़ने नहीं चाहिए। अदरवाइज आप मतलबी हो, हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हो, तो ये आप पे भी लागू होता। आप हमेशा जीतते रहते हो क्या? बताओ, हमेशा हर दिन हो तो न समान, हर दिन एक समान नहीं होता, इसलिए वो आप पे भी लागू होता है। इसलिए जो चीज़ आप पे लागू नहीं होता उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें। आई होप सो समझ रहे होंगे। चलिए, क्या कुछ है। फ्रांस में विज्ञानी निकोलस क्लेमेंट ने आयोडीन की खोज की जानकारी दी। 1813 में आज ही फ्रांस में विज्ञानी निकोलस क्लेमेंट ने नए तत्व के रूप में आयोडीन की खोज की। तत्व के रूप में, कौन सा तत्व के रूप में खोज की फ्रेंड्स? एलिमेंट के रूप में आयोडीन का खोज हुआ था, जानकारी दी थी 2 साल पहले रसायनज्ञ मतलब वैज्ञानिक, रसायन के विज्ञानी को रसायनिज्ञ बोलते हैं, बर्नार्ड कॉर्टेइस ने एक प्रयोग के दौरान इसे खोजा था।
लेकिन इसे लेकर वह पुष्ट नहीं हो पाए थे। इससे पहले 2 साल पहले इन्होंने भेजा था बर्नार्ड कोर्टोइस ने 2 साल पहले, लेकिन कंफर्म नहीं थे। बाद में क्लेमेंट ने इसकी पुष्टि में उनका सहयोग किया कि भैया ये आयोडीन ही है। काफ़ी जरूरी, आप सोच सकते हैं किस तरह की एलिमेंट है। घेंघा रोग सुना होगा आपने, आयोडीन की कमी से होती है। दुनिया भर में लोकप्रिय फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना का गठन हुआ था 1889 में। आज ही फुटबॉलर गैम्पर ने स्पेन में फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना की स्थापना की थी। कहाँ? स्पेन में, याद रखिए, बार्सिलोना का स्थापना की थी। अनौपचारिक रूप से इसे बारका के रूप में जाना जाता है। क्लब को दुनिया के शीर्ष 5 सबसे अमीर फुटबॉल क्लबों में से एक माना जाता है। क्लबों की सदस्य की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। क्लबों की संख्या मतलब इनके मेंबर की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। बहुत ही वेल्दी फुटबॉल क्लब है, काफ़ी धनी। जो स्पष्ट लिखा हुआ भी है। पिछले वर्गों के विकास के लिए आजीवन समर्पित रहे ठक्कर बापा। महान समाज सुधारक ठक्कर बापा अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर का जन्म 1869 में आज ही गुजरात के भावनगर में हुआ था। पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चीफ इंजीनियर के रूप में काम किया। साथ ही लोक सेवा कार्य में भी जुड़े रहे। 1914 में नौकरी छोड़ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़कर पूरी तरह जन सेवा में लग गए। 1932 में हरिजन सेवक संघ के महासचिव बने और गांधी जी के साथ मिलकर आदिवासी जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए थे। कनाडा से चीन की निपटने की जारी है हिंदू प्रशांत रणनीति। 26 प्रमुख दस्तावेज के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा सैन्य क्षमता के बावजूद मजबूत करने के लिए लिया गया संकल्प। भारत को विशेष तरजीह वीजा प्रक्रिया को और सक्षम बनाने की बात हुई है। कनाडा ने अपनी बहुप्रतीक्षित हिंद प्रशांत रणनीति रविवार को जारी कर दी। 26 पन्नों के दस्तावेज में चीन की दादागिरी से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए $1.7 अरब खर्च करने की बात कही गई। देख सकते हैं सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।